उसमें लाइव दिखता नहीं कितने लोग हैं। हाय गाइस, मैं गजेंद्र शुक्ल विश्व इतिहास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये आपकी डेमो क्लास है। ना केवल ये डेमो क्लास है बल्कि ये क्लास आपको ऐप पे भी मिलेगी। जो लोग ऐप पे जुड़े हैं वो भी इसका ऐप पे पढ़ना चाहें ऐप पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जो पुनर्जागरण, अब जो विश्व इतिहास है, इसमें हम 20 से 21 चैप्टर को सिलेक्ट किए हैं। हम लोग 20 से 21 चैप्टर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर जो है जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक चैप्टर आपका समाप्त होगा तो उसका हम 50 से 60 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा चैप्टर समाप्त होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे, तीसरा समाप्त होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास के विषय में। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास के विषय में, विश्व इतिहास के विषय में हम अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास को वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें। इसके जो पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम पर डिस्कस कर लें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला चैप्टर रहेगा पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरा है आपका धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन के विषय में धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। पुनर्जागरण में सबका तो पुनर्जागरण होता, धर्म सुधार नहीं होता, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन इसके बाद हुआ। इसके बाद हम लोग प्रबोधन, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रबोधन, इसके विषय में, प्रबोधन के विषय में पढ़ेंगे। प्रबोधन के बाद बताया जाता है समाजवाद पढ़ेंगे। ये भी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। समाजवाद, यहाँ से सवाल खूब आपके बनते हैं समाजवाद से। समाजवाद के बाद अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, और अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे। अमेरिका की क्रांति के बाद जो है हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में, क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर जो है नेपोलियन क्रांति का समन्वय है। नेपोलियन क्रांति का समन्वय है। नेपोलियन, नेपोलियन यह क्रांति का समन्वय है, या नेपोलियन के विषय में अध्ययन करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में पढ़ेंगे। फिर जो है औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। औद्योगिक, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, एकीकरण, इटली का एकीकरण, एकीकरण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इटली के एकीकरण के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का हम एकीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। जर्मनी के एकीकरण के बाद यहाँ पर फांसीवाद है, नाजीवाद है, चीनी क्रांति, फांसीवाद, फांसीवाद है। फांसीवाद के बाद आपका नाजीवाद है, नाजीवाद है, नाजीवाद, नाजीवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। नाजीवाद के बाद जो है आपका फांसीवाद है, नाजीवाद है, और चीनी क्रांति है। चीनी क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये आपके 13 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इसके अलावा कुछ और हैं 7 8, जिसमें आपका प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, शीत युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध है, गुटनिरपेक्षता है। इसके विषय में पढ़ेंगे। 13 के बाद 14 है आपका प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे।
फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। द्वितीय के बाद आपका एक प्रकार से तृतीय युद्ध या शीत युद्ध मान सकते हैं, शीत युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर जो है गुटनिरपेक्षता, 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 निरपेक्षता के विषय में अध्ययन करेंगे। गुट गुटनिरपेक्षता, निरपेक्षता के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्षता के बाद अगला जो है हम तृतीय संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे। यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे। और यूरोप के एकीकरण के बाद जो है आपका सोवियत संघ का विघटन पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन पढ़ेंगे। सोवियत, सोवियत संघ, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, विघटन है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर जो है भूमंडलीकरण, भूमंडली, भूमंडलीकरण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से देखिए कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे जहाँ से आपके सवाल विश्व इतिहास में रियल में पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से सवाल पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध से पूछा जाता है, शीत युद्ध से पूछा जाता है। ये विश्व युद्ध का पार्ट है, अरे वो विश्व इतिहास का पार्ट है। इसके अलावा आप गुटनिरपेक्षता पढ़े होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़े होंगे, यूरोप का एकीकरण अभी नहीं पढ़े होंगे, इस पढ़ा दिया जाएगा। सोवियत संघ का विघटन, यहाँ से बहुत सवाल नहीं बनता। भूमंडलीकरण भी आप अध्ययन किए होंगे। तो ये इसके जो है पार्ट है। और जो पुनर्जागरण है, यहाँ से आपको हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पुनर्जागरण आंदोलन पढ़ाएंगे, फिर धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे, फिर प्रबोधन पढ़ाएंगे, फिर समाजवाद, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, औद्योगिक क्रांति, इटली की एकीकरण, जर्मनी की एकीकरण, फांसीवाद, नाजीवाद, चीनी क्रांति और चीनी क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोप का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन और भूमंडलीकरण। ये आपके टोटल 21 या 22, 21 मतलब 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद इसका प्रैक्टिस करवा देंगे। तो समझ लीजिए कुछ चीज़ें आप पढ़ते वक्त नोट्स बनाते चलिएगा, या नोट्स जैसा कहेंगे उस पर कार्य भी किया जाएगा। और कुछ लोग जो है ये इसको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मतलब बना रहेगा। आप मंगाना चाहेंगे तो मंगा सकते हैं। और इस पे प्रैक्टिस रहेगा, जैसे जो 9 से 10 आते हैं तो 9 से 10 आपको प्रैक्टिस पढ़ाते रहेंगे और उसमें जो है बताते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें नरेंद्र, हमने नरेंद्र है, राकेश कुमार हैं, नरेंद्र कुमार सिंह, रवि पांडे। ठीक है, गुड इवनिंग। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनर्जागरण के विषय में अध्ययन करेंगे। जो पहला चैप्टर है आपका पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। जो पुनर्जागरण है ये कोई नवीन व्यवस्था नहीं है। जैसे पुरानी जो व्यवस्था है, जो पुरानी रीति रिवाज है, जो पुरानी परंपरा है, उसी पुरानी रीति रिवाज परंपरा में पुनः सुधार करके उसको स्थापित कर दिया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक प्रकार से नई चेतना से है, इसका तात्पर्य पुनर्जन्म से है, या इसका तात्पर्य जागने से है। तो जो पुनर्जागरण है, इससे पूछा जाता है पुनर्जागरण का उदय किस सदी में हुआ था। तो ये 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक हुआ है। लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पुनर्जागरण का उदय किस सदी में हुआ है, इसका जो उदय है बताया जाता है कि 15वीं, जो 15वीं सदी है, इसी 15वीं सदी में पुनर्जागरण का जो है जन्म हुआ था। ये कई बार आपके सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा इससे जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो पुनर्जागरण शब्द है, जो आपका पुनर्जागरण शब्द है,
इस पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इस पुनर्जागरण शब्द का बताया जाता है कि इस पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग वैसारी ने किया था। वैसारी, इन्होंने ही बताया जाता है कि जो वैसारी थे ये इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने 16वीं सदी में पुनर्जागरण, इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, और 16वीं सदी में इटली के रहने वाले थे, और 16वीं सदी में इन्होंने क्या किया था? पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जो पुनर्जागरण शब्द है, पुनर्जागरण किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? इटली के विद्वान हैं 16वीं सदी में वैसारी ने, इन्होंने पहली बार पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। और पुनर्जागरण में बताया जाता है सृष्टि के केंद्र बिंदु में किसे रखा गया है? तो इसके जो सृष्टि का पुनर्जागरण है, इसके जो सृष्टि का केंद्र बिंदु है, सृष्टि का केंद्र बिंदु है, बताया जाता है केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इसमें बताया जाता है इसमें मानव को रखा गया है। मतलब जो पुनर्जागरण है ये मानवतावाद है, इसमें मानव को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। तो जो पुनर्जागरण है इसमें सृष्टि के केंद्र बिंदु में मानव को रखा गया है, और मानव की ये मानवतावाद है। और प्रोटेगोरस का एक महत्वपूर्ण कथन भी है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का क्या होता है? मापदंड होता है। इसमें बताया गया है कि मतलब सृष्टि के केंद्र बिंदु में मानव को रखा गया है। और पुनर्जागरण कि प्रवर्तक एक प्रकार से अग्रदूत आप किसे कह सकते हैं? तो जो दांते हैं पुनर्जागरण के, इन्हें ही कहा जाता है, तो पुनर्जागरण का आप अग्रदूत कह सकते हैं। और भारत में पुनर्जागरण जो प्रारंभ हुआ था, तो बताया जाता है भारत में किस वर्ग के लोगों ने किया था? तो भारत में मध्यम वर्ग के लोगों ने, भारत में मध्यम वर्ग के लोगों ने पुनर्जागरण प्रारंभ किया था। और मध्यम वर्ग में थे कौन पहले व्यक्ति? तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम, राजा राम, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भारत में क्या किया था? पुनर्जागरण का प्रारंभ किया था। मतलब जिस पुनर्जागरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, बताया जाता है कि उस पुनर्जागरण का प्रारंभ पूछा जाए कि कब किस सदी में हुआ था, 15वीं सदी में आपको चिन्ह लगाना है। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक पुनर्जागरण हुआ था। बताया जाता है कि पुनर्जागरण में सृष्टि के केंद्र बिंदु में जिसे रखा गया है उसे मानव को रखा गया है। मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड होता है। यही मानवतावाद क्या था? आपका पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग वैसारिन किए थे, इटली के थे, 16वीं सदी में किए थे। पुनर्जागरण का प्रवर्तक या अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जो दांते हैं इन्हें प्रवर्तक या अग्रदूत कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण पुनर्जागरण का प्रारंभ किस वर्ग के लोगों ने किया था? मध्यम वर्ग के लोगों ने किया था। मध्यम वर्ग के लोगों किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जय पैगंबर, और प्रातः काल का तारा, सायं काल का तारा इत्यादि नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अब हम आते हैं पुनर्जागरण के अर्थ के विषय में। यदि पुनर्जागरण के अर्थ पे आए तो देखेंगे कि जो पुनर्जागरण है, यदि इसका अर्थ देखेंगे, इस जैसे पुनर्जागरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके प्रारंभ के विषय में। प्रारंभ तो हमने पढ़ा है इसके प्रारंभ के विषय में। प्रारंभ के बाद हमने पढ़ा है इसके अर्थ के विषय में। अर्थ के बाद हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा के विषय में। परिभाषा के विषय में, परिभाषा के बाद पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। कारण के बाद जो है फिर पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं, इसकी हम विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। और विशेषता के बाद इसके प्रभाव जो क्षेत्र है, इसके प्रभाव व क्षेत्र, इसके प्रभाव या क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभाव व क्षेत्र के बाद इसके प्रभाव या क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर इसके परिणाम के विषय में, प्रभाव या क्षेत्र, फिर इसके परिणाम के विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिए जो पुनर्जागरण आंदोलन है, इसमें हम सबसे पहले प्रारंभ पढ़ेंगे। तो इसका प्रारंभ है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ के बाद परिभाषा पढ़ेंगे, फिर पुनर्जागरण आंदोलन आखिर हुआ क्यों, और फिर इसकी विशेषता पढ़ेंगे, प्रभाव क्षेत्र पढ़ेंगे, मतलब किस किस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा था। फिर हम इसके परिणाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ के बाद अब हम पढ़ते हैं
कि पुनर्जागरण के अर्थ के विषय में, अर्थ के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो पुनर्जागरण है इसका सीधे तात्पर्य होता है पुनर्जन्म। इसका तात्पर्य होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, यह जो है पुनर्जन्म या पुनः जागना, पुनर्जन्म यह पुनः जागरण, ये इसका क्या होता है, पुनर्जन्म, ये इसका तात्पर्य है। यह नई चेतना आप इसे कह सकते हैं, या इसे नई चेतना, नई चेतना या नया आयाम कह सकते हैं। नई चेतना या नया आयाम आप कह सकते हैं। जैसे जो व्यवस्था चल रही हो, जो व्यवस्था चल रही हो, उस व्यवस्था में जो कुछ कुरीतियां आ गई हों, कुछ आडंबर आ गए हों, तो उन कुरीतियों और उन आडंबर को समाप्त करके एक नई व्यवस्था स्थापित किया जाए। और वही जो नई व्यवस्था स्थापित होगी वह पहले भी चली रही हो, इसीलिए कहा जाता है कि पुनर्जागरण हो गया है। जैसे अब क्या है, पुनर्जागरण कोई नई चीज नहीं है। जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य थे, जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी, वह मध्यकाल में धूमिल हो गई थी। और जब मध्यकाल में धूमिल हो गई तो उसे आप अंधकार युग भी बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हटाकर जो उसमें कमियां आ गई थी, हटा करके जो प्राचीन काल में विद्यमान थे उन्हें पुनः क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। इसीलिए इसे पुनर्जागरण कहा जाता है। बताया जाता है कि पुनर्जागरण वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें मध्यकालीन विश्व आधुनिक युग में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो पुनर्जागरण वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें मध्यकालीन जो विश्व है, मध्यकालीन मध्यकालीन जो विश्व है, मध्यकालीन जो विश्व है वह आधुनिक विश्व में क्या हो गया, आधुनिक आधुनिक विश्व में परिवर्तित हो गया। मतलब पुनर्जागरण से ही आप समझ लीजिए कि आधुनिक विश्व का प्रारंभ हुआ था। और इस आधुनिकता के लिए बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है कि इस प्रक्रिया में न नवीन दृष्टि, नवीन विचार, नवीन मूल्य के अलावा इसमें संस्था संगठन का भी, इसमें नवीन मूल्य, नवीन जो मूल्य थे, नवीन जो मूल्य थे और मूल्य हैं, इन इन सब के अलावा नवीन संस्था एवं संगठन, संस्था एवं संगठन, इन सब की भी क्या हुआ, नवीन स्थापना हुई थी। तो पुनर्जागरण का सीधे से अर्थ हुआ पुनः जागना, नई चेतना, जो जो या पुनर्जन्म भी आप इसे कह सकते हैं, यानी कि पुनर्जागरण। या और ये समझिए कि जो प्राचीन काल में व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को पुनः क्या कर देना, स्थापित कर देना, वही आपका क्या है, पुनर्जागरण है। इसमें नवीन मूल्यों के साथ साथ नवीन संस्था, नवीन संगठन इत्यादि पर जो है कार्य किया गया है। अब यदि हम इसकी परिभाषा पर आएंगे, तो एक विद्वान है जिनका नाम है माइकल। माइकल ने कहा है कि ये जो पुनर्जागरण है मध्य की विचार विरोधी विचारधारा थी। इन्होंने कहा था पुनर्जागरण विश्व और मानव के लिए एक नवीन खोज थी। इसकी जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा में आपकी जो परिभाषा है, पहली परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है, पूछा भी गया है कि परिभाषा माइकल की है। इन्होंने 1855 में बताया जाता है कि 1855 में ये कहा था कि जो पुनर्जागरण है यह विश्व के लिए और मानव के लिए एक नवीन खोज है। विश्व और मानव की क्या है, खोज है, यही क्या है, पुनर्जागरण है। मतलब विश्व और मानव, विश्व और मानव, पुनर्जागरण पूरे विश्व की और पूरे मानव की क्या है, एक खोज है। ये माइकल का कहना है, जो मध्ययुगीन व्यवस्था के विरोधी थे। एक विद्वान है लकोली वर्कार्ड, लकोली वर्कार्ड दूसरे विद्वान है, इनका नाम है लकोली लकोली वर्कार्ड, लकोली वर्कार्ड, लकोली वर्कार्ड, लकोली वर्कार्ड। इन्होंने पुनर्जागरण को इटालियन सच्चाई कहा है। पुनर्जागरण को इटालियन, पुनर्जागरण को इटालियन सच्चाई कहा है। इटालियन सच्चाई कहा है। सच्चाई का मतलब जो अंधविश्वास थे उन सबको हटा करके वास्तविक और सच्ची बातों को ग्रहण किया गया। इसीलिए बर्कार्ड ने इसे इटालियन सच्चाई कह करके संबोधित किया है। जैकब बुकहार्ट थे, इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन। तीसरी परिभाषा है जैकब बुकहार्ट की। जैकब जैकब है
जैकब बुकहार्ट है, बुकहार्ट, जैकब बुकहार्ट, बुकहार्ट। इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑन द रेनेसा इन इटली, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, जेसन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑन द रेनेसा ऑफ इटली, ऑन द रेनेसा, ऑन द रेनेसा ऑफ इटली, ऑफ रेनेसा ऑफ इटली, रेनेसा ऑफ इटली, सिविलाइजेशन ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ ऑन द रेनेसा ऑफ इटली नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में नैतिक और कहा है कि जो पुनर्जागरण है एक लंबी नैतिक और बौद्धिक जड़ता थी। कि जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण एक लंबी, पुनर्जागरण एक लंबी जो है नैतिक और बौद्धिक जड़ता थी। एक लंबी, एक लंबी नैतिक और बौद्धिक, नैतिक, एक लंबी नैतिक और बौद्धिक, नैतिक और बौद्धिक, नैतिक और बौद्धिक जड़ता थी। एक नैतिक और बौद्धिक, बौद्धिक इन्होंने क्या कहा है, जड़ता कहकर, नैतिक और बौद्धिक जड़ता कहकर इन्होंने संबोधित किया है पुनर्जागरण के विषय में। तो ये जो है इनकी परिभाषा है। और तीनों परिभाषा एग्जाम पूछी गई, इसलिए तीनों परिभाषा हमने लिखा दिया है। अब इसके कारण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण के विषय में। पुनर्जागरण में सबसे पहले हमने पढ़ा है इसके प्रारंभ के विषय में, प्रारंभ के विषय में, फिर हमने पढ़ा इसकी अर्थ के विषय में, फिर हमने पढ़ा इसकी परिभाषा के विषय में। प्रारंभ क्या पढ़े हैं कि यदि पूछा जाए पुनर्जागरण किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो 15वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया है, तो इटली के विद्वान थे वैसारी ने, इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। पुनर्जागरण में सृष्टि के केंद्र बिंदु में किसे रखा गया है, तो बताया जाता है सृष्टि के केंद्र बिंदु में मानव को रखा गया है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, इटली के हैं दांते, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है वैश्विक स्तर पर। यदि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाए तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। फिर इसके बाद हमने इसके अर्थ के विषय में पढ़ा है कि इसका तात्पर्य होता है पुनः जागरण, पुनः, पुनः जागरण, इसका तात्पर्य होता है पुनः जागरण, या इसका तात्पर्य पुनर्जन्म कह सकते हैं, या नवीन चेतना या नवीन आयाम कह सकते हैं। मध्यकालीन विश्व का एक प्रकार से समाप्त, मध्यकालीन जो विश्व था वो किस में परिवर्तित हो गया था, आधुनिक विश्व में परिवर्तित हो गया था। बताया जाता है कि नवीन मूल्य, नवीन संगठन, नवीन संस्थाएं इत्यादि का क्या हुआ था, आविर्भाव हुआ था। अब इसकी जो परिभाषा हमने पढ़ा है, इसकी परिभाषा पढ़े, इसमें पहली परिभाषा है आपकी माइकल की परिभाषा है। माइकल ने कहा है कि जो पुनर्जागरण है और विश्व और मानव की क्या है, खोज है, विश्व और मानव की खोज कहे हैं। और जो लकोली बर्कार्ड है, इन्होंने इन्होंने कहा है कि इटालियन सच्चाई है, इटालियन सच्चाई कहा है। और बताया जाता है कि एक अगले विद्वान हैं, उनका नाम है जैकब बुकहार्ट, जैकब बुकहार्ट। इन्होंने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ ऑन द रेनेसा ऑफ इटली नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें पुनर्जागरण कहा है, पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक और बौद्धिक प्रक्रिया, पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक बौद्धिक जड़ता कहकर इन्होंने क्या किया है, जड़ता कहकर संबोधित किया है। ये आपकी जो है इनकी परिभाषा थी। अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण के विषय में। पुनर्जागरण के कारण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखिए पुनर्जागरण के जो कारण है उसमें बताया जाता है कि सबसे पहली चीज है कि 1453, 1443 ईस्वी में जो कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार कर लिए थे, 1453, 1453 में, 53 में कुस्तुस्तुनिया पर, 1453 में कुस्तुस्तुनिया, कुस्तुस्तुनिया, कुस्तुस्तुनिया है, इस कुस्तुस्तुनिया पर बताया जाता है, कुस्तुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुस्तुनिया पर तुर्कों का क्या हो गया, कुस्तुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। ये आपका एक पॉइंट है।
और दूसरा चीज है कि जब उस पर उनका अधिकार हो गया तो कुछ भौगोलिक खोजें थी। दूसरा कारण है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक 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 खोजें। भौगोलिक खोजें खोजें। तीसरा जो कारण है वह है सामंतवाद का जो है अंत हो गया। जो सामंतवाद है, सामंतवादी व्यवस्था है, सामंतवाद। सामंतवाद भी आप कह सकते हैं। सामंतवाद के अलावा अगला जो है बताया जाता है कि व्यापार वाणिज्य था। व्यापार वाणिज्य है। व्यापार व्यापार वाणिज्य व्यापार वाणिज्य है। व्यापार वाणिज्य के बाद जो है धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध के बाद अगला बताया जाता है कि कागज और मुद्रण है। कागज और कागज और मुद्रण है। कागज और मुद्रण है। कागज और मुद्रण है। कागज और मुद्रण के अलावा बताया जाता है मंगोल साम्राज्य का पतन है। मंगोल साम्राज्य का मंगोल साम्राज्य का पतन है। 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 ये जो है बताया जाता है कि इसके कारण है, मतलब जो पुनर्जागरण आंदोलन है किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी बौद्ध धर्म में पतिसमुत्पाद भी कहा जाता है। तो पुनर्जागरण के कारण 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर क्या हो गया था, तुर्कों का अधिकार हो गया था। बताया जाता है कि उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन मतलब बैजेंटाइन की राजधानी थी कुस्तुनिया, उस पर अधिकार कर लिया। जो कुस्तुनिया है बताया जाता है जो आपका पूर्वी रोमन है। पूर्वी रोमन है। पूर्वी रोमन जिसे आपको वाइजेंटाइन कहा जाता है। वाइजेंटाइन वाइजेंटाइन कहा जाता है। इस वाइजेंटाइन साम्राज्य की जो है राजधानी जो है कुस्तुनिया थी। इसी की जो है राजधानी थी। राजधानी थी। और इस कुस्तुनिया पर 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में इस पर जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देखिए वैश्विक जगत में उस समय जो अ, व्यापारी थे मुख्य रूप से दो व्यापारी थे। एक जो है तुर्क थे। तुर्क मतलब इस्लाम धर्म के लोग थे। इस्लाम धर्म के लोग थे। इस्लाम धर्म के लोग थे। और जो दूसरे थे वो बताया जाता है कि एक तो तुर्क थे और दूसरे इस्लाम थे और दूसरे जो है ईसाई धर्म के लोग थे। ईसाई धर्म के लोग थे। ईसाई धर्म के लोग थे। जब आपका रोमन साम्राज्य था और कुशिश दुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो बताया जाता है कि अब भारत आने के लिए, ये भारत या पूर्वी एशिया आने के लिए जो यूरोप से लोग आते थे तो कुशिश दुनिया के ही रास्ते से आते थे। और जब कुशिश दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अब भारत और पूर्वी एशिया आने के लिए जो यूरोप के लोग थे उन्होंने नवीन रास्ते खोज की। उसी में तमाम उन लोगों ने क्या कर दिया था, भौगोलिक खोजें कर दी थी। तो एक है कि जो पुनर्जागरण आंदोलन है 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तब यूरोप के लोगों ने क्या किया, उसके लिए नवीन रास्ते की खोज करना प्रारंभ कर दिए। और इसी नवीन रास्ते की खोज में ये जो है बताया जाता है कि ये जो खोजें थी ये पुनर्जागरण का आधार बन गई। अब इसमें देखिए जो नवीन खोजें हैं इसमें नाम आता है कि कौन कौन जो है नवीन खोज या भौगोलिक खोज में योगदान दिया था। इसमें चलाइए, इसमें क्यों नहीं चलता, जैसे चैनल सब्सक्राइब किए हैं। इसमें बताया जाता है अब भौगोलिक खोजें हमने पढ़ लिया, कुछ सुनिए पर उनका अधिकार। और दूसरा पढ़ेंगे कि भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें ये दूसरा कारण है। भौगोलिक खोजें। भौगोलिक भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज। अब देखिए भौगोलिक खोज में जो सबसे पहला नाम आता है वह नाम आता है हिप्पालुस का। हिप्पालुस। हिप्पालुस का नाम आता है। जो हिप्पालुस है बताया जाता है कि यह
एक ग्रीक नाविक था। ग्रीक का मतलब है यूनानी। ग्रीक या यूनानी नाविक था। ग्रीक या यूनानी नाविक था। ग्रीक या यूनानी नाविक था। और बताया जो हिप्पालुस था यह ग्रीक या यूनानी नाविक था। बताया जाता है इसी ने भारत और यूरोप के लिए, अरे इसी ने बताया जाता है कि मानसूनी हवाओं की खोज की थी। मानसूनी जो हवा होती थी, इन मानसूनी हवाओं की खोज इसी ने ही किया था। जो मानसूनी हवाएं हैं, बताया जाता है 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ जाती थी। 6 महीने केवल 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ जा रही थी। और 6 महीने जो है ये मानसूनी हवाएं, बताया जाता है कि ये जो है 6 माह तक, 6 माह तक स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं। स्थल से समुद्र की तरफ जाती थी। और 6 माह जो है समुद्र से स्थल की तरफ आती थी। समुद्र से स्थल की तरफ आती थी। मतलब जो हिप्पालुस है इसे ग्रीक यूनानी नाविक कहा जाता है। इसने मानसूनी हवाओं खोज की थी। ये जो मानसूनी हवाएं थी, ये बताया जाता है कि 6 माह तक जो है स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं जाती थी। और 6 माह तक समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं जाती हैं। तो ये जो है देखा गया कि जब 6 माह तक हवा एक तरफ जा रही है और 6 माह तक आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति उस पे जो है इस जहाज पर सवार होकर के समुद्र में जा सकता है। और जाने के बाद जो है समुद्र में जा सकता है। और जाने के बाद 6 माह तक एक दिशा में जाएगा और 6 माह बाद वो लौट सकता है। तो ये हिप्पालुस की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। दूसरा नाम आता है हेनरी द नेविगेटर का। हेनरी द नेविगेटर का। हेनरी द नेविगेटर का। हेनरी द नेविगेटर, जो हेनरी द नेविगेटर है, इसके विषय में हेनरी द नेविगेटर है, नेविगेटर है, इसके विषय में बताया जाता है कि यह पुर्तगाली राजकुमार था। पुर्तगाली राजकुमार था। पुर्तगाली राजकुमार था। पुर्तगाली राजकुमार था। इसने कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं की थी। इसने कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं की थी। लेकिन समुद्र में आप किस दिशा में हैं और कहाँ पर हैं, इसे जानने के लिए एक जो है दिक् सूचक यंत्र या समय मापक यंत्र की इसने खोज किया था। इसने जो है समुद्र में आप कहाँ पर हैं उसके लिए एक दिक् सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र या समय सारणी यंत्र, समय सारणी यंत्र, समय सारणी यंत्र जो है इसने खोज किया था, जिससे आपको पता चल जाए कि हम किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। और जो तीसरा नाम आता है वह नाम है वार्थोलोमो डियाज। वार्थोलोमो डियाज। वार्थोलोमो डियाज का नाम आता है। वार्थोलोमो डियाज का नाम आता है। जो वार्थोलोमो डियाज हैं, इन्होंने ही 1487 ईस्वी में बताया जाता है केप ऑफ गुड होम की खोज की थी। केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम की खोज किया था। गुड होम की खोज किया था। जो केप ऑफ गुड होम है, बताया जाता है कि जो आपका ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में यहीं पर है। यहाँ पर एक भंवर जैसा होता था। कोई भी समुद्री जहाज आता था तो यहाँ से पार करने की काफ़ी कठिनाई होती थी। इसीलिए इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जब इनको आशा दिख गई कि अब हम भारत और पूर्वी एशिया जा सकते हैं, इसीलिए इसे आशा अंतरीप नाम भी दिया गया। तो इसी पूछा जाता है कि आशा अंतरीप की खोज किसने किया था। इसी ने आशा अंतरीप की खोज किया था। आशा अंतरीप की खोज किया था। आशा अंतरीप को ही उत्तम आशा कहा जाता है। उत्तम आशा, इसे ही उत्तम आशा कहा जाता है। तीसरा नाम आता है चौथा नाम है कोलंबस का। कोलंबस, कोलंबस का नाम आता है। जो कोलंबस थे, ये जो है बताया जाता है कि कोलंबस स्पेन का नागरिक था। स्पेन का, स्पेन का जो है निवासी था। स्पेन का निवासी था। इसे भेजा गया था भारत की खोज करने के लिए। इसे भारत
की खोज करने के लिए भेजा गया था। तो ये भारत तो आया, मतलब भारत की खोज के लिए इसे भेजा गया था। और यह खोजते खोजते भारत, सॉरी, ये भारत खोजते गया। देखिए जब निकला तो जो यूरोप में है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर जो है आपका यूरोप है, और इधर आपका अमेरिका है। तो इनका जहाज इधर न आ करके इनका जहाज इधर आ गया, और ये अमेरिका पहुंच गए। और 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की जो है खोज की थी। यदि पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने किया है, तो कोलंबस जो है इसी ने अमेरिका की खोज की थी। अगला नाम आता है वास्को डिगामा का। अगला नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा का नाम आता है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो इस ये जो है पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। ये जो है 20 मई 1498 ईस्वी को, 20 मई 1498 ईस्वी को बताया जाता है कि भारत पहुंचा था। इसी ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और ये सनमारिया नामक जहाज से आया था। सनमारिया नामक जहाज था, सनमारिया नामक जहाज से आया था। और इसके साथ मतलब बताए जाते हैं कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, गुजराती पथ प्रदर्शक थे, गुजराती पथ प्रदर्शक थे, प्रदर्शक थे, जिनका नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मनीद, अब्दुल अब्दुल मनीद। ये जो है मनीद, अब्दुल मनीद, ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे। तो ये जो है इन्हीं के साथ आए थे। आने के बाद बताया जाता है तो मालाबर है, मालाबर है, वहाँ पर कालीकट है। और कालीकट के बताया जाता है कब कडाबू, कब कडाबू, कब कडाबू जो नामक स्थान था, इसी स्थान पर इनकी जहाज जो है उतरी थी। ये मालावर के कालीकट में कब कडाबू नामक स्थान पर जो है आए थे। और जो कब कडाबू नामक स्थान पर इनकी जहाज पहुंची थी। और यहाँ पर बताया जाता है कालीकट के जो शासक थे उन्हें जमोरिन कहा जाता है, जमोरिन। तो जमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था। और चूंकि भारत के लिए वास्को डिगामा ने ही समुद्री मार्ग की खोज किया था, या पूर्वी एशिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, इसीलिए बताया जाता है कि अभी यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था। इसीलिए जो पोप थे उन्होंने आदेश दिया कि भारत और पूर्वी एशिया के साथ जो भी व्यापार होगा, वह व्यापार केवल और केवल किसके साथ होगा? वह व्यापार केवल और केवल रोम के साथ होगा, अरे केवल और केवल पुर्तगाल के साथ होगा। ये देखिए वहाँ पर जब पोप ने ये आदेश दे दिया कि व्यापार केवल किसके साथ होगा, तो बता दिया गया कि यह व्यापार जो है किसके साथ होगा। तो व्यापार के विषय में बता दिया कि ये व्यापार जो है केवल पुर्तगाल के साथ होगा। तो इससे बड़ा अंधविश्वास क्या मान सकते हैं कि पुर्तगाल के बाद किसी भी देश ने भारत में आने और व्यापार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। लेकिन जब 16वीं सदी में वहाँ पर पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसी के 100 साल बाद बताया जाता है कि पुनर्जागरण आंदोलन के बाद यदि कोई आया है तो डच लोग जो है सर्वप्रथम भारत आए हैं। मतलब भारत आने वाले पहले यूरोपी कौन है? पुर्तगाली हैं। और पुनर्जागरण आंदोलन के बाद भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन है? तो आपके डच हैं। तो इससे भी आपका सवाल बनता है कि ये आप आने वाले यात्री जो थे वो डच थे। अब अगला नाम है आपका वास्को डिगामा। अब इसके बाद अगले भी कुछ नाम हैं, तो उस पर हम कल करेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। कारण के विषय में देखिए, कारण क्या है कि जो पुनर्जागरण आंदोलन पर है, इसका जो कारण है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुस्तुनिया पर तुर्कों को क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो कुस्तुस्तुनिया जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जिसे बैजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है, उसकी क्या थी? राजधानी थी। और जब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो अब जो है जो इसकी राजधानी में जितने भी दार्शनिक रहते थे, जितने भी दार्शनिक रहते थे, जितने भी, ये लिंक भेज दीजिए, कहते चल रही है क्लास। जितने भी बताया जाता है यहाँ दार्शनिक थे, विद्वान थे, ये सभी लोग दार्शनिक, विद्वान, साहित्यकार, ये सब लोग बताया जाता है कि चले गए इटली। और इटली में ही
बौद्धिकता का पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जन्म हुआ, और इसी कारण बताया जाता है इटली में जो है पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक कारण ये है। दूसरा है इसकी भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों में बताया जाता है, भौगोलिक खोज है, हिप्पालुस जो हैं इन्होंने, ये ग्रीक नाविक थे, यूनान के नाविक थे, इन्होंने मानसूनी हवाओं की खोज किया, तो जिससे आप 6 महीने के लिए समुद्र के अंदर घुस सकते हैं, जा सकते हैं, और वहां से क्या कर सकते हैं कि 6 महीने बाद जब हवा विपरीत आएगी तो आप अपने स्थल पर पुनः आ सकते हैं। हेनरी द नेविगेटर बताया जाता है कि पुर्तगाली राजकुमार था, इसने कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं किया था। समुद्र में यात्रा करने के लिए दिक सूचक यंत्र या समय सूचक यंत्र इसने क्या किया था, खोज किया था। और बार्थोलोमू डियाज जो है इसने 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित जो केप ऑफ गुड होप है, जिसे आशा अंतरिक्ष पे उत्तम आशा कहा जाता है, उसकी खोज बार्थोलोमू डियाज ने किया था। कोलंबस स्पेन का निवासी था, इसने 1492 ईस्वी में बताया जाता है अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका की खोज इसी ने किया था। अगला जो है वास्को डिगामा, यह एक पुर्तगाली था। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। सन मारिया नामक जहाज से आया था। यह गुजराती पथप्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से मालाबर के कालीकट के कपकडाबू नामक स्थान पहुंचा था, और जमहूरी ने इसका क्या किया था, कालीकट के शासक उन्होंने इसका स्वागत किया था। बताया जाता है कि जब वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज किया तो ये पुर्तगाली था, तो पोप ने आदेश दिया कि भारत या पूर्वी एशिया के साथ व्यापार केवल पुर्तगाल के ही लोग करेंगे। तो इसी पर बताया जाता है कि जब पुर्तगाल को अधिकार मिल गया तो पुर्तगाल लगभग 100 वर्षों तक व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। इसीलिए पुर्तगाल की जो राजधानी है उसका नाम है लिस्बन। लिस्बन यह वाणिज्य की केंद्र बन गया, यह वाणिज्य का केंद्र बन गया। और जो यहाँ के शासक थे मैनुअल प्रथम, मैनुअल प्रथम, यहाँ के जो शासक थे मैनुअल प्रथम, इनके विषय में बताया जाता है कि इन्होंने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण किया। वाणिज्य प्रधान, वाणिज्य प्रधान की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये आपका है भौगोलिक खोजों के विषय में। इसके आगे जो कारण है उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कारण में कल हम पढ़ेंगे सामंतवाद, व्यापार वाणिज्य, धर्म युद्ध, कागज और मुद्रा, मंगोल साम्राज्य का पतन, इन सब के विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज की क्लास इतनी ही है। ओके, धन्यवाद।